इसको हम आइडियलाइज कर सकते हैं कि हम हक के लिए और हम जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए लड़ें। नो, अवाम वेंट आउट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स और उस इक्वेशन लॉन्ग टाइम अगो। इट्स अ बैटल ऑफ द एलीट्स। कराची में अभी 42% उर्दू स्पीकर्स हैं। इट्स अ श्रिंकिंग मेजॉरिटी। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक एंग्जाइटी। अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव में कभी ये बात नहीं थी कराची को लेकर, वो खत्म हो गई। देसी इमरान खान हैंडसम बंदा आ गया एक, वो ये कहता हूँ जिंदा लाशियां हो, कहते हैं हाँ मैं। अब अगर मुझसे पूछें पीटीआई का सपोर्ट वोट बैंक कराची में है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, लेकिन इन दीज मेजॉरिटी एरियाज। देखिए ये ए पॉलिटिकल क्लास होती थी ज्यादातर, अगर हम एलीट एरियाज की बात, ए पॉलिटिकल थी, इनको कोई फिक्र नहीं जी। मिडिल क्लास को ऊपर से दबाव आता है, ये नीचे दबाते हैं। गाली देने का फैशन है, गाली दे दो। किसी पीटीआई की भी खातून थी, उनसे पूछा ना क्या किया पीटीआई ने, कब से बैठी हुई है केपी में। हमें लोग काम के लिए वोट नहीं देते, हमारा मैंडेट है खान साहब को जेल से निकालना, इसलिए वोट हमें। बीच में फिर हमारे दूसरे जो आ गए हैं, जिनको मैं न्यूतियाज कहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, बाय द वे हिटलर को भी ज्यादातर वोट मिडिल क्लास का पड़ा। तो रियासत मदीना इज एक्चुअली समथिंग, इसको अगर आप मौदूदी साहब को पढ़ें, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट निकाला था 1940s में। अगर आप यंग हैं और आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज कम है, तो आपको तो लगेगा ये बहुत ही यूनिक बात करती है, मेक्स पीपल फील गुड, राइट। बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। जो कौम मसीहा ढूंढना शुरू कर दे ना, समझ ले उस कौम में सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's podcast. We have Nadeem Farooq Paracha with us, who warrants no introduction at all. So today's podcast will be centered on his book, which came out, 2 years back. It was launched at the KLF. It's called Imran Khan: Myth of the Pakistani Middle Class. And today we've called him here. I've been a huge fan of the book, and I got it signed, as you can see, at the book launch actually. How are you, sir? Fine, thank you. Great to have you here today. Thank you so much for taking out the time. No issues. The first thing that I would like to ask you regarding this book is, what was your primary motivation behind writing this, and what do you think garnered this? What kind of a reaction did you garner initially when you launched it? अच्छा, ये किताब जो लिखी गई, दिस वाज इंटरेस्टिंगली, ये जब पब्लिश हुई, उसके वाज मई 2023 में पब्लिश हुई। उसके चंद दिन बाद इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए। So the main interest was कि I thought कि Imran is a phenomena. Imran had turned into a phenomena, political phenomena. उससे पहले क्रिकेट हीरो था, and the intensity of his following, जो मैंने 10 साल में देखी, starting from I would say 2011, जब उसने सबसे पहला अपना जलसा किया लाहौर में, तो वो इंटेंसिटी जब मैंने देखी धरने में, उससे बाद एंड देन स्पेशली आफ्टर इसकी हुकूमत गिरी, एंड फिर मैंने आई थॉट यार नोबडी इज रियली investigating or trying to understand his following in a, I won't say academic manner, but in a more, let's say, humane, more objective manner. And ठीक है, ये कह सकते थे कि जो पागल हैं, यूतियाँ वगैरह, ठीक है ना, ये तो एक पॉपुलर कल्चर में है। तो ऐसे नहीं यार, अगर आप देखें, a lot of his followers belong to the class मैं belong करता हूँ, जिसको आप मिडिल क्लास और कॉस्मोपॉलिटन मिडिल क्लास कह सकते हैं। एंड कई मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बट उनकी बातें सुनना कहीं कहीं तो लगते थे मुझे थोड़े, दे आर नॉट ऑल देयर। बट देन एज आई डिस्कस्ड इन दिस बुक के नज़रियात जो होते हैं, जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो इंसान की पर्सनैलिटी भी, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ट्विस्टेड, बट चेंज कर देती है। एंड वी ऑल गॉन थ्रू दिस। सो मैंने यार ये लोग कौन हैं, कहीं को तो मैं जानता भी हूँ कहीं, तो आई वेंट अराउंड एंड टॉकिंग टू दीज पीपल, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, या आउटसाइड पाकिस्तान हो, स्पेशली यूएस। तो आई टॉक टू देम एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फिनोमेना क्या चीज़ है, इमरान पॉपुलिस्ट क्यों है, और उसका कनेक्शन क्या है कि हर जगह जहाँ पॉपुलिज्म उभर रही थी, अभी तक कर रही है,
इमरान का उसमें क्या रोल है एंड क्यों हो रहा है, और वहाँ और इसकी जो फॉलोइंग है, इसी तरह की फॉलोइंग मोदी एंजॉय करता है इंडिया में, इसी तरह की फॉलोइंग ट्रम्प एंजॉय करता है यूएस में, ब्राजील में। अब तो वो भी एक ब्राजील वाला एक ट्रम्प था, वो भी अब जेल में है, तो उसकी भी फॉलोइंग एग्जैक्टली वो है। तो दीज आर द थिंग्स विच इंट्रीग मी कि इनको मैं एज ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं एंड ट्राई टू राइट अबाउट इट, एंड ताकि एक इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग हो इस फिनोमेना की, जो पाकिस्तान में अंदर इमरान खान है और उसकी फॉलोइंग है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉपुलिज्म एक्सप्लोड किया 2010 के बाद, ये क्या चीज़ है। सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना फ्रॉम वेरियस एंगल्स। साइकोलॉजी भी उसमें आ जाती है, सियासत तो आती आती है, यू नो, सोशियोलॉजी की कुछ टूल्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको भी लेके मैंने यूज़ किया टू प्रेजेंट ए बुक विच आई थिंक I've tried to be as objective as possible. So it is important to understand this phenomena uh, for the supporters, ताकि वो ज़रा ज़्यादा informed opinion दे सकें why they follow him, and his critics, ठीक है ना, Right. his critics, ताकि उसको आप बहुत informed critique दे सकें। So that just a fascinating thing I found after I talked to a lot of these guys, and वहाँ से फिर formulate किया मैंने आइडिया इस बुक का, जो उसकी थीसिस कह सकते हैं, इस बुक की थीसिस जो है। So, you know, it's really interesting that you've described his support base. And उसकी आपने उनकी support base को various angles से study किया, psychological angle से, sociological angle से, and also from a historical perspective. अगर हम historical perspective में populist regimes या populist movements को consider करें पाकिस्तान में जैसे रहे हुए हैं, तो in my opinion, the closest populist uprising that he tried to emulate or sort of copy was the one by Zulfikar Ali Bhutto. Do you think there were any similarities in that respect? And if there were any failures on his part कि वो generate नहीं कर सका उस तरह की popularity या उस तरह का support, यू नो, उसके क्या रीजंस थे, या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों पॉपुलिस्ट अपराइजिंग्स में आपको लगता है? देखिए, मेरी स्टडी ये शो करती है कि यस, जो सियासतदान पॉपुलिज्म को अपनाते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो बाय नेचर पॉपुलिस्ट होते हैं, उनके थॉट्स ऐसे होते हैं, बाय नेचर वो इमोशनलाइज्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो करते हैं। आई थिंक इमरान का ये था कि ही बाय नेचर इज अ पॉपुलिस्ट, बिकॉज आई ऑल्सो स्टडी इमरान इन द बुक बिफोर ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, ठीक है ना। तो उसकी अगर आप नॉन क्रिकेटिंग थॉट्स पढ़े ना, दे वर ऑलवेज पॉपुलिस्ट, ठीक है ना। वो तो एक स्पेस खुल गई जब वर्ल्ड थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ एंड पॉपुलिज्म बढ़ना शुरू हुआ फॉर वेरियस रीजंस, तो he was able to get a larger audience for what he always believed. So इमरान तो by nature populist था। जुल्फिकार अली भुट्टो by nature populist नहीं थे। जुल्फिकार अली भुट्टो was a genuine politician। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, पॉलिटिशियन क्या होता है। लेट्स टेक मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। He was a smart, genuine, pragmatic politician, नंबर एक। आइडियोलॉग बिल्कुल नहीं थे वो। इसका एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान बनने से 2-3 दिन पहले अगस्त 11 की स्पीच सब जानते हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, ठीक है ना। उन स्पीच किए थे ऑलमोस्ट के पाकिस्तान में स्टेट का कोई रिलीजियस रोल नहीं होगा, ये स्पीच थी, बिकॉज ऑडियंस डिफरेंट थी। व्हेन ही सेड दिस टू ए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर रेडियो का ऑडियंस, ऑस्ट्रेलिया, गोरे ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है ना, वो थे। देन ही गोस टू NWFP जो आजकल KP है, वहां ही टॉक्स अबाउट शरिया। तो पॉलिटिशियन जो होता है वो देखता है मेरी ऑडियंस क्या है, उसके मुताबिक बात करूंगा मैं। सो जुल्फिकार अली भुट्टो वाज आल्सो लाइक दैट। जैसी ऑडियंस है, अब देखें ना, जुल्फिकार अली भुट्टो जब अवाम के सामने आते थे, शलवार कमीज ऊपर ये किया हुआ है और पॉपुलिस्ट रेटरिक, तो मार देंगे, मर जाएंगे वगैरह,
फिर आप उसी जुल्फिकार अली भुट्टो को जबरदस्त तरीके से ड्रेस हुए, वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रेसेस, सूट्स पहनते थे, बिल्कुल। चाहे वो हेनरी किसिंजर से अमेरिका में बात कर रहे हो, चाहे कहीं और बात कर रहे हो, ऑडियंस को देख के उसके मुताबिक बात करते थे। दैट्स व्हाट पॉलिटिशियन इज, टू पुट इट ब्रीफली। इमरान का ये है कि इमरान जब पॉलिटिक्स में आए तो लाइक आई सेड कि उनके ख्यालात पॉपुलिस्ट थे, नॉन क्रिकेटिंग ख्याल, क्रिकेट की नॉन क्रिकेटिंग ख्यालात की बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी पॉपुलिस्ट थे। उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। हाँ, तुम्हारे जो सवाल था कि डिड ही ट्राई टू एम्यूलेट जुल्फिकार अली भुट्टो, इन सर्टन टू सर्टन एक्सटेंट यस, बट भुट्टो को तो उससे पहले भी लोग ने एम्यूलेट करने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने ये सीख लिया था कि अवाम के सामने जाना है तो शलवार कमीज पहन के जाना है, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने भी शलवार कमीज पहन ली, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे आए पॉलिटिकल लीडर्स, शलवार कमीज बन गया कि अवाम के सामने शलवार कमीज पहन के जाना है। तो ये छोटी छोटी सुपरफिशियल बातें हैं जो इमरान ने उठा ली, लेकिन द डिफरेंस इज जुल्फिकार अली भुट्टो की फॉलोइंग वाज जेन्युइनली वर्किंग क्लास, स्पेशली इन सिंध एंड पंजाब। वो जेन्युइनली वर्किंग क्लास मेन फॉलोइंग थी भुट्टो की। मिडिल क्लास एक हद तक थी, लेकिन फिर मिडिल क्लास फेल अवे। इमरान की कभी वर्किंग क्लास ऑडियंस नहीं थी, राइट? सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो इमरान हैड टू मनूवर इन दैट स्पेस। तो in the and Imran understood Pakistani urban or peri-urban middle class mindset very well, I would say. इमरान की ट्रैक्शन, उसकी बातों की ट्रैक्शन, उसने कोशिश की कि अवामी बातें करें, लेकिन अगर आप इनकी उसकी तकरीरें देख लें, उनकी पॉलिसी देख, दे वर नॉट एम्ड टू बेटर द कंडीशंस और अट्रैक्ट द वर्किंग क्लासेस, राइट? बिकॉज ये भी याद रखें कि अब अकॉर्डिंग टू, उसमें मैंने कुछ सोर्सेज भी दिए, अकॉर्डिंग टू सर्टन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट्स, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें अब 40% मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल। राइट? सो सो इट्स अ ह्यूज क्लास। बट मेरा ये कहना है कि बेशक 40% भी है, लेकिन वो अपने आप को अवाम कहते हैं। आई डोंट थिंक द मिडिल क्लास अवाम है सच। मिडिल क्लास भी एक एलीट है, मैं भी एक एलीट हूँ, तुम भी एक एलीट हो, ठीक है ना? मिडिल क्लास है, लेकिन यस वी आर द एलीट बिकॉज वी हैव सर्टेन प्रिविलेजेस व्हिच द क्लासेस बिलो अस डोंट हैव, और 60% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट हैव। ऊपर हमसे वाली क्लास 1-2% होंगे, 3% होंगे, 40% हम है, लेकिन नीचे जो 50-60% जो है ना, वो प्रिविलेजेस उनके पास नहीं है। तो इमरान की मेन मार्केट कह लें, जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी कह लें, वो हमेशा से अर्बन एंड पेरी अर्बन मिडिल क्लासेस रही है, जो एक्सपैंड कर रही है। मीडिया इसी मिडिल क्लास के हाथ में है, राइट? अब यही मिडिल क्लास आपको पाकिस्तान आर्मी में मिल जाती है, एस्टैब्लिशमेंट में मिल जाती है। यही मिडिल क्लास जिसकी माइंडसेट आपको जुडिशरी में मिलता है। यही मिडिल क्लास के पास अब कंजम्पशन पावर सबसे ज्यादा है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। लैकिंग इज द फैक्ट दैट इनके पास, और ये समझते हैं कि इनके पास पॉलिटिकल पावर अभी तक नहीं आया। सो बेसिकली तो ओपिनियन, जो नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं इस मुल्क में, हमारी क्लास ही क्रिएट कर रही है। The only issue is again which I've discussed in book is कि इस मिडिल क्लास के अंदर भी फैक्शंस बन गए, राइट? एक पुरानी मिडिल क्लास समझते हैं कि जी पुरानी मिडिल क्लास हैं, स्पेशली दोज जो 1980s में उभरना शुरू हुए, जब इकोनॉमी खुलना शुरू हुई ज़िया-उल-हक के जमाने में। उसके बाद एक और क्लास है जो अपने आप को ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन, ज्यादा पढ़ी लिखी समझती है, राइट? सो बिजनेस इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आई वुड से, इन दोनों के क्लैश करने लगे, बिकॉज एज द पॉपुलेशन ग्रू, तो रिसोर्सेस तो कम हुए, तो मिडिल क्लासेस के अंदर भी फ्रिक्शन शुरू हो गई। एग्जाम्पल पंजाब को ले लें आप, ये जो पीटीआई पीएमएल-एन फिनोमेना है, जो असल लड़ाई पंजाब में, वो एक्चुअली इन दोनों फैक्शंस के दरमियान है। एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास पंजाब में पीएमएल-एन को सपोर्ट करता है, दूसरा फैक्शन पीटीआई, राइट? इन दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम क्लैश कर रहे हैं, आप वो डिटेल में जा सकते हैं, उसमें है, राइट? एंड द वे दे व्यू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान क्या है। इसी तरह आप देखिए पाकिस्तान मिलिट्री एंड आर्म फोर्सेस में भी यही हो रहा है। अब वहां आपको
कई ज़माने से वो फॉरेन ट्रेन अयूब खान जैसे इनलाइटन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं मिलेंगे। वहां पे भी ज्यादातर इसी के मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास से लोग आ रहे हैं, राइट? और वहां पे भी यही डिवाइड बन गया था। आई वुड से उसी डिवाइड की वजह से इमरान खान का फायदा हुआ, बिकॉज देयर वाज सर्टेन पोर्शन इन द मिलिट्री हु स्ट्रेटेजाइज कि नहीं यार एक थर्ड फोर्स को बनाना चाहिए, और ये थर्ड फोर्स ये बंदा होगा, इसको हम प्रेजेंट करेंगे एज ट्रूली पेट्रियोटिक, एज एज अनकरप्टेबल बंदा, राइट? और ये ही विल बी इजी टू हैंडल बिकॉज ही इज वेरी नाइव, दैट इज द थिंकिंग। वो लेकिन बात हाथ से निकल गई, जो निकल जाती है यूजली जब हम इस तरह की चीजें इंजीनियर करते हैं, वो जो चीजें हमने इंजीनियर की होती है वो आपके हलक में फंस जाती है, बिकॉज वो फिर समझने लगती है कि मैं पॉपुलर हूं, वोट मुझे मिलता है। तो अब जो हुआ, दिस अदर फैक्शन ऑफ मिडिल क्लास इन द मिलिट्री, दे स्ट्रक बैक, दे से नो, दिस इज गेटिंग डेंजरस एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि इसी डिवीजन, यही डिवीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज टू मी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ इज दिस बैटल बिटवीन टू मिडिल क्लास फैक्शंस एंड बोथ आर पार्ट ऑफ द एलीट। सो आई वुड से लाइक इसके बाद जो किताब आई थी जो है, उसमें मेरा लास्ट चैप्टर ही ये है, इट्स अ बैटल ऑफ द एलीट्स बेसिकली, राइट। इसको हम आइडियलाइज कर सकते हैं कि हम हक के लिए और हम जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए लड़ें। नो, अवाम went out of Pakistan's politics or equation a long time ago. कोई अवाम के लिए नहीं लड़ रहा, ये अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज इट्स एक्सपैंडिंग क्लास एंड एज आई सेड, इनके अंदर अब आपस में क्लैश हो रहा है फॉर पॉलिटिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, स्पेशली कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। So, I'd like to quote the book before moving on. आपने थोड़ा touch upon किया है इस aspect को. So, you say, and you write, sorry, the realization within the military that it had overrated Imran Khan's political acumen was surprisingly slow. Khan was not the man to head a government riddled with complex economic, security, and political issues whilst being surrounded by hostile nations. Um, in the title as well, you mentioned that it was a myth, that Imran Khan was basically myth of the Pakistani middle classes. Why do you think this realization was slow within the military? Why do you think the military reached that realization gradually as opposed to sooner? Because Imran Khan had been in politics for quite some time. In fact, you rehash his political career as well and his entire political journey. आपका क्या ख्याल है कि ये मिलिट्री और जो भी उनके फ्रेंड्स थे इमरान खान के who put him in power or wanted him as a cosmetic democratic front, वो इस realization पर लेट क्यों पहुंचे? Like I said, first of all, when I write Imran Khan myth of the Pakistan middle class, it's not only about Imran Khan being the myth of the Pakistani middle class. I'm also talking about certain myths about as a whole about Pakistani middle class जो मैंने address किए हैं, Right. because इस पे कोई खास study He's one of the many myths. yeah, myths about the middle class, कि Yes. middle class ये सोचती है, middle class ये सोचती है, बहुत ही myopic studies हुई हैं पाकिस्तानी middle class पे unfortunately. बहरहाल, answering your question, I'll go back कि वही था कि there were certain factions within the military who were coming from the same background I was talking about, a certain middle class, ठीक है ना? So they had joined military, they rose among the ranks. तो they were thinking the same way, they liked what this guy, इसकी rhetoric उनको अच्छी लगी, पाकिस्तानी नेशनलिज्म की बात करता है, सो कॉल्ड इस्लामिक नेशनलिज्म की बात करता है, राइट? इस्लामोफोबिया के बारे में जिन जिन पार्टीज के साथ हमारा मसला चलता रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, उसको गालियां देता है, हम भी समझते हैं वो करप्ट है, तो दे वर आल्सो थिंकिंग इन द बिगिनिंग, आई थिंक वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, इस तरह के बंदे को ले आए, बट अ लॉट ऑफ people within the army were swept by the same wave. They were truly impressive. अगर आप बाजवा का जब रिटायर हुआ, उसके एक इंटरव्यू में है, कहते हैं कि lot of we fell in love with him. और जब आप ये करते हैं and you're trying to think strategically, आपकी strategy will go haywire अगर आप मोहब्बत में कर रहे हैं, ठीक है ना? So these are the things which happened. Why it took so long for this institution to realize. तो मेरे मुताबिक तो ये धरने में जो बातें कर रहे थे इमरान खान साहब, उसी वक्त हमारी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार ये क्या चीज बन रही है, ये तो हमारे गले पड़ जाएगी,
राइट। मुझे याद है एक मेरे चचा थे, लेट चचा, उनसे बहस हो रही थी जब ये धरना चल रहा था, एंड ही वाज अ सपोर्टर इमरान खान। तो मैंने उनको यही कहा था, मैंने जो लोग लाए ना, ये इसको हटा भी देंगे, ठीक है, बिल्कुल। बिकॉज आई couldn't see कि this sort of man with this sort of ideas will be able to fulfill the ambitions of the military, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो चाहे वो इंटरनल हो। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखें जी, आप फॉरेन मिनिस्ट्री, इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री चला दी, आप चला सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स टेक्नोक्रेट बना के चला सकते हैं, बट इवेंचुअली ही डिडंट लेट एनीथिंग वर्क, बिकॉज वंस यू गेट इनटू पावर, और आपको मीडिया भी आपके पीछे है, जुडिशरी भी आपके पीछे है, जनरल कर्नल भी आपके पीछे है, you think you've done something very right to be here, and these people are agreeing with me, so I will make the decisions. और क्रिकेट के जमाने में इमरान का यही था, I will make the decision, I will make the team. बट डिफरेंस सिर्फ ये था कि while he was a cricketer, he, जब उसको डिक्टेटर कहते थे, but he used to perform and exhibit through performance, ठीक है ना। तो उस वक्त वो बंदा साइडलाइन कर देता, बिकॉज ही वाज परफॉर्मिंग सो वेल। इधर पॉलिटिक्स में वो ये नहीं कर सका, ही वांटेड टू बिकम ऑल पावरफुल एंड डिक्टेटोरियल, बट परफॉर्मेंस जीरो। और पॉपुलिज्म का मसला यही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है लेकिन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिसको परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स करते हैं कि आप धरने कर दिए, आपने तकरीर कर दी, थिएटर किया। ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स ये पॉपुलिज्म नहीं कर सकता। एंड हम वी आर लिविंग इन अ टाइम जहां पीपल वांट टू फील एवरीथिंग, फील गुड व्हाट पीपल आर सेइंग। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं, वो जो लाहौर में हुआ अभी, वो माँ और बच्ची नाले में गिर गई, गटर में The गिर गई, unfortunate एंड incident that it's अनफॉर्चुनेटली एंड दे डाइड। गुस्सा आया, लोगों ने फील किया गुस्सा। मरीम नवाज इज वेरी स्मार्ट, शी अंडरस्टैंड्स के सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, इमोशनलाइजेशन होती है, इमोटिव कॉन्वर्सेशंस होती हैं। शी केम एंड शी शोड एंगर, ये सडनली उसके जो क्रिटिक्स थे, जो इवन उसके सपोर्टर्स भी थे, सडनली दे चेंज, हो तो तालियां बजा रहा, हाँ, बिकॉज दे फेल्ट गुड, हर अपॉलॉजी फेल्ट गुड, एंड वहां एंड हो जाती है बात। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल दे, ज्यादातर ऑडियंसेस स्पेशली यंगर पीपल, they just want to feel everything. But if you base your politics or your understanding of how cities work or complexities क्या होती है on emotions, you will always be vulnerable to exploitation. Right? मैं कराची के बारे में लोग कहते रहते हैं, यार कराची is an extremely complex city. दुनिया जहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज में क्या, उनकी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वहां पे ये मसले होते हैं, लेकिन कराची में तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इस सिटी को कंट्रोल करना और सही करना बहुत मुश्किल है। और ये पॉलिटिक्स ऑफ फीलिंग से नहीं होगा कि आप आउटरेज हो गए या फलां किसी ने कह दिया आप इतना बड़ा खुश हो गए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटीज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ जो हो रहा है सिटी में क्यों हो रहा है, किस तरह ठीक हो सकता है, ठीक है। वो बिल्कुल। आउटरेज से नहीं ठीक होगा, ठीक है, हटा दें इस हुकूमत को, किसको ले आएंगे आप। पीटीआई तो यहाँ फेल हो गई थी, बिकॉज पीटीआई इज सॉर्ट ऑफ पार्टी जो काम वाम नहीं करती है, उनको नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स क्या होती है, ये नाले और ये रोड और सीवरेज लाइन वाली तो पॉलिटिक्स वो है ही नहीं पार्टी। उसके तो बड़े बड़े एम्बिशन है कि हम उम्मा के लीडर हैं और हम पता नहीं रियासत ये बना देंगे, वो तो लॉफ्टी बातें करती है, बिकॉज पीपल फील गुड अबाउट दिस बातें। फिर कौन करेगा, हटा दें, किसको ले आएंगे आप। जो एमक्यू हमारी है वो तो कब से पावर में है, सिटी उनके हाथ में थी, 2016 तक हाथ में थी उनके। बिल्कुल। एक जमाने में तो जनरल मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर थे उसको फुल सपोर्ट थी, फिर एक बड़े मसले हुए। इतनी सिंप्लीफाइड चीज नहीं, और सिंप्लीफाई इसलिए हो रही है कि अब ये जो बातें हो रही है ना, अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन पे तो डिस्कोर्स तो भूल ही जाए। हम जानते हैं कि वो रेटिंग्स के लिए क्या क्या नहीं करते, कि लड़ाई करवा दो। सोशल मीडिया पर बस कोई डिस्कोर्स एज सच नहीं है, गाली गलोच है, इमोशनलाइज्ड नैरेटिव्स हैं, इमोशनलाइज्ड डिस्कोर्सेज हैं, अगर इफ यू वांट टू कॉल देम डिस्कोर्सेज, ठीक है।
कि हाँ जी उसने एक चीज गलती हुई चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया, यू फेल्ट गुड, हाय यार ये सही किया, खत्म होगी बात, किया यहाँ खत्म होगी क्या? अब कोई बच्चा नहीं गिरेगा किसी गटर में, भाई गटर न्यूयॉर्क में भी गिरते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बट यू हैव टू स्टैंड अप से ओके कीप फॉलोइंग इट अप, आपने अपोलॉजी कर दी, नाउ व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? बिल्कुल। लेकिन बिकॉज आप कराची शहर को मेंशन कर रहे हैं एंड कराची शहर का अभी जैसे ये डिबेट भी चल रही है आजकल, कंस्टिट्यूंसी एंड ये म्यूनिसिपल लेवल पे जहाँ पे या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे जहाँ पे बात करते हैं, यूर राइट कि पीटीआई कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकी, लेकिन डिस्पाइट दैट एक ह्यूज सेक्शन ऑफ द सिटी पीटीआई को सपोर्ट करता है। तो why do you think that's the case? And I understand कि कराची is the financial capital of Pakistan, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास प्रॉब्ली इधर ही एग्जिस्ट करती है। Yeah. सो ऐसे क्या है सिटी के सोशल फैब्रिक में या साइकोलॉजिकल फैब्रिक में जो आपका ख्याल से कि इमरान खान अभी भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? ये देखिए कराची, जैसे मैं कहा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन इसकी होगी, बट आई ट्राई। कराची में अभी 42% उर्दू स्पीकर्स है, उनकी पॉपुलेशन 42% हो गई है। 1998 में 48% थी, 1981 में 51% थी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और ये जब और 1951 में ये ऑलमोस्ट 60-65% हो गई थी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स। सो इट्स अ श्रिंकिंग मेजॉरिटी जिसको कहते हैं ना। इसी तरह पश्तून मेजॉरिटी और पश्तून कम्युनिटी का साइज यहाँ बढ़ रहा है, बिल्कुल 20 से 25% मैं कह दूंगा पश्तून है। इसी तरह सिंधी कम्युनिटी का भी साइज बढ़ रहा है, सिटी एक्सपैंड कर रही है, पॉपुलेशन भी एक्सपैंड कर चुकी है ऑलरेडी, वैसे भी कर रही है। इट्स आई थिंक द 6th और 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक एंजाइटी। जब कोई मेजॉरिटी ये फील करने लग जाए कि उसकी मेजॉरिटी श्रिंक कर रही है, राइट, और फिर वो बहुत, उसके जो थिंकिंग होती है बड़ी हार्डन्ड हो जाती है, पैरानॉय हो जाता है, वो समझते हैं कि हमें साइडलाइन किया जा रहा है। तो हमारे कराची की जो उर्दू स्पीकिंग है ना, जिसमें मेरी वालदा भी भाई उर्दू स्पीकिंग है, उन हमेशा से अब इस मेजॉरिटी को फील होना शुरू हो गया, स्पेशली अयूब खान के टाइम से, कि यार हमें देख, एक तो पहले एलीट से, ये एलीट थे, दे वर विद इन ग्रुप ऑफ रूलिंग एलीट पाकिस्तान के बाद, जिसमें पंजाबी थे और आपके सो कॉल्ड महाजर थे। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में थी, ठीक है ना, इन्हीं में से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकले, इकोनॉमिक पावर था। लेकिन अयूब खान के आने के बाद ये साइडलाइन होते गए फॉर वॉट एवर रीजन। ये कहते हैं उनको साइडलाइन किया गया, आई डोंट नो, आई थिंक ये साइडलाइन होते गए। और 65 में आप देखते हैं कि यहाँ एक दबा के एक पहला एथनिक क्लैश होता है। अयूब खान सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं, जिस तरह भी जीतते हैं, तो यहाँ एक रैली निकालते हैं अयूब खान के वालिद, और अटैक कर देते हैं वो, इनके प्रोटेस्ट, इनके खिलाफ जो रैलीज निकाल रहे थे वो उर्दू स्पीकर थे। वो फीलिंग कि यार ये पश्तून आ रहे हैं, ये रिक्शे भी चला रहे हैं, बिल्डिंग भी बना रहे हैं, ठीक है ना, वो एज अ लेबर आए थे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। तो पहला क्लैश हो, तो उस दिन के बाद ये फीलिंग आ जाती है कि ओके, नॉट ओनली आर वी मूविंग, वी बीइंग किक्ड आउट फ्रॉम द रूलिंग एलीट और फ्रॉम पीपल, बट वी आर बीइंग, जैसे उसी टाइम पे निकला था ना कि हमें समंदर में धकेला जा रहा है, क्या अयूब हमें समंदर में धकेल। सो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक एंजाइटी। तो जब भी सेंसस होता है, इनका साइज कम होता है। 81 में 51% थे, 98 में 48% हो गए, ठीक है। एवरी टाइम दे बिकम वेरी कॉन्शियस कि हमारा साइज कम हो रहा है, आउटसाइडर्स आ रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि दे देमसेल्व्स आउटसाइडर्स, यस, ठीक है ना। 47 तक तो कराची में 66% या 60 to 66% सिंधी स्पीकर थे, राइट। 51 में टोटली चेंज हो गया। लेकिन ये कहते हैं जी कराची जो है वो मुहाजिर मेजॉरिटी सिटी बन गई, जो बन गई थी, कोई शक नहीं है, लेकिन दे वर नेवर अ नेशनैलिटी, एथनिक तो नहीं थे ना, राइट। बलोच, पंजाबी, सिंधी, उर्दू स्पीकर्स आर नॉट एन एथनिक ग्रुप, यस, राइट। ये तो बहुत सारी जगहों से आए थे ना इंडिया में, इनका कोई एथनिक रूट्स नहीं थे जिस तरह यहाँ हैं।
अपनी लैंग्वेज ये वो, बट ये बाद में अल्ताफ हुसैन के ज़माने में नेशनलिज्म उसने क्रिएट की, बड़ी ब्रिलियंटली क्रिएट की, आई वुड से। बट वो क्रिएट इसलिए हुआ कि दे वांटेड टू बी सीन एज ए फिफ्थ नेशनैलिटी और फिफ्थ एथनिक नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, Right. To ताकि gain उनकी एक, political power. हाँ, ताकि इनकी एक से हो जाए। लेकिन वो जो एंग्जाइटी थी ना वो नहीं गई, Hmm. तो ये हार्डन्ड होते रहे, इनकी कम्युनिटी में आइडेंटिटी जो इनकी बन रही थी वो भी हार्डन्ड होती गई, और पैरानोया सेट इन। दैट्स व्हाई अगर आप देखें स्पेशली वो जो बुशरा जैदी का हुआ 1985 में, Right. वो बच्ची बस के नीचे आ गई, इंसिडेंटली वो बस का ड्राइवर पठान था, तो फसादात हो गए। उस वक्त तक एमक्यूएम बन चुकी थी, लेकिन एमक्यूएम की कोई से नहीं थी, बिकॉज ये अभी भी अटैच थे जमात इस्लामी के साथ, इवन अच्छा. दो मुहाजिर्स वर सोशली लिबरल बट पॉलिटिकली कंजर्वेटिव, Right. बिकॉज जमात डिडंट यूज्ड टू डू एनी एथनिक पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी समझते थे, इवन दो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब में थी, लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी। वो सिंधी समझते थे, बाकी पार्टी को कहते पश्तून नेशनलिस्ट हैं, फिर ये बलोच नेशनलिस्ट हैं, राइट। तो और फिर अफगानियां बहुत है, हमारे ज़ियाउल हक साहब जो थे उन्होंने आने दिया उनको, आए तो अफगानिस्तान से, मोस्ट ऑफ देम सेटल्ड इन द नॉर्थ, बट अ लॉट ऑफ देम आल्सो वेंट साउथ और कराची में बस गए आके, एंड इंसिडेंटली दे वर पश्तून स्पीकर्स। तो वो पश्तून की मेजॉरिटी जो थी, पॉपुलेशन थी, वो इन अ स्ट्रेंज वे बढ़ गई, बिल्कुल. एंड दे पश्तून वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ले लिया अपने हाथ में, ये वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगान के आने के साथ साथ, और वो जमाना ऐसा था जिसको हम क्लैशनिकोव कल्चर की बात करते हैं, अफगानियों के आने की वजह से ड्रग्स, वेपन्स, और कराची पे इतना बोझ पड़ा उसके रिसोर्सेज पे कि फिर लड़ाई झगड़ा तो होना था ना, और इनके अंदर ऑलरेडी एंग्जाइटी थी कि हमारे साथ हमें साइडलाइन किया जा रहा है। बुशरा जैदी का जो हुआ, फर्स्ट जहां अफगान और पश्तून पॉपुलेशन ज्यादा थी कराची में, वहां पहले अटैक हुआ। उर्दू स्पीकर, नॉट एमक्यूएम बट उर्दू स्पीकर्स, मोस्टली जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामी जमात, उसके लड़कों ने जाके औरंगी वगैरह में अटैक किया, स्ट्रीट फाइट्स की, बसेस जला दी. बसें जला दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें सोराब गोड, पश्तून एरिया, वहां लॉन्च होता है, क्या कहते हैं आपका, ऑपरेशन। चीफ मिनिस्टर थे ज़ियाउल हक के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बनाई थी ज़ियाउल हक ने, उसके गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर पर ऑर्डर दे देता, हाँ जी करो, बिकॉज वहां वाकई ड्रग डेन्स थे, हेरोइन भी ओपन बिकती थी, चर्च ओपन बिकती थी, गन्स ओपन बिकती थी, तो वहां ऑपरेशन होता है, मिलिट्री पुलिस ऑपरेशन होता है। पश्तून जो है, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, जरा इन्फ्लुएंशियल हो गया उस वक्त तक कराची में, तो पश्तून कम्युनिटी सील से उसकी लॉपसाइडेड है, ये हमारे को बाहर निकाल रहे हैं जी. राइट। तो फिर उसके बाद जो असल मैसेकर होता है वो अलीगढ़ कॉलोनी का है, व्हेन पश्तून्स अटैक अलीगढ़ कॉलोनी, जहां ज्यादातर आपके उर्दू स्पीकर थे, और बिल्कुल. वो मैसेकर होता है। मुझे याद है उस जमाने में फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, या सेकंड ईयर कॉलेज में था, 85 की बात है, वहां मैं गया था, एंड आफ्टर द राइट्स वर ओवर, कई दिनों तक, कई घंटों तक, तो भी कई दिनों तक बॉडीज हमने देखी थी अलीगढ़ कॉलोनी की सड़कों पे। वहां अल्ताफ हुसैन की एंट्री आती है, बिकॉज महाजिर फिर कहता है कि जमात इस्लामी को हम तुमको कब से वोट दे रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया हमें प्रोटेक्शन के लिए। अल्ताफ हुसैन टेक्स दैट अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंड्स द एंग्जाइटी बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ महाजिर नेशनलिस्ट, और फिर वो उसको दबा के एक्सप्लॉइट करता है कि देखा, हम पहले से कह रहे थे ये हमें मार देंगे, हमने पाकिस्तान बनाया था। तो इस तरह के, तो मैं लंबी स्टोरी हो गई, नहीं नहीं. बट इट इज दैट डेमोग्राफिक एंजाइटी जिसकी वजह से, एंड नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट उर्दू स्पीकर्स इन कराची, जिसकी वजह से कोई भी आ जाए इस शहर को सो कॉल्ड ठीक करने, अपार्ट फ्रॉम एमक्यूएम विल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। हमेशा वो शक की नजर, चाहे वो पीएमएलएन को ले आए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो उनकी जेनेटिक कुछ हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है ना, उनके डीएनए में आ गया। दे सी द पार्टी एज वेरी सस्पिशियस बिकॉज ये सिंधी सिखाने आ गए थे, 72 लैंग्वेज राइट्स की अगर बात करें। पीएमएलएन को पंजाबी पार्टी है,
उनको क्या पता हमारा क्या है। डिक्टेटर अगर आ जाए कोई और इनकी हेल्प कर दें, ये फिर थोड़ा सुकून होता है इनको। जैसे मुशर्रफ फॉर मुशर्रफ, एग्जांपल। इंसिडेंटली मुशर्रफ हिमसेल्फ वाज मुहाजिर, लेकिन फिर इनको सुकून होता है। अगर अभी आप देखें, ये समझ रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनकी सुन रहे हैं, इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। व्हाट हैज हैपेंड इज के द मिलिट्री is having very high stakes complex talks with the Pakistan People's Party, which has the Sindh government, regarding the NFC, canals issue, 18 amendment। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और दोनों पार्टीज जो है, द पीपल्स पार्टी एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, पुश एंड पुल चल रहा है। वो कहते हैं गिव मोर, वो कहते हैं नहीं हम नहीं दे सकते। एक दूसरे पर प्रेशर भी डाल रहे हैं। अगर आप देखें जिस तरह ये सोहेल अफरीदी को यहाँ वेलकम किया गया, ये कोई मोहब्बत में नहीं किया गया था, ये एक सिग्नल दिया हुआ था, सिग्नल देने के लिए। सिग्नल वहां से फिर काउंटर सिग्नल क्या आया, मुस्तफा कमाल को चाबी दे दी, शुरू हो जाओ भाई, गोल प्लाजा आग लग गई है, शुरू हो जाओ, कराची को अलग करो और इसको अलग करो, नॉट रियलाइजिंग कि देखें आगे जाके ये चीज रिजॉल्व होनी है। देयर विल बी लॉट ऑफ गिव एंड टेक, और ये मैं आपको लिख के रख दूं कि ये इशू जो चल रहा है बिटवीन द एस्टैब्लिश्ड पीपल्स पार्टी, ये रिजॉल्व हो जाएगा। दोनों विनर्स लगेंगे, दोनों में ऐसे नहीं लगेगा कि उसने ज्यादा दे दिया हमें, ये एमिकली रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये बातें जो आप देख रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी, मुस्तफा रोल पूरा हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो एमक्यूएम बेचारा का ये हाल है कि वो तो हमेशा टूल बन जाते हैं इस्तेमाल करना, अगर उनको मुशर्रफ ने दबा के इस्तेमाल किया, ठीक है ना, हर कोई इसको इनको इस्तेमाल कर देता और ये फौरन आ जाते हैं जी। बहरहाल तो ये जो सुबह सुबह वाली बात है, ये खत्म हो जाएगी आगे जाके जी। तो सवाल यही था ना कि इमरान खान कहां से आ गए कराची में। देखिए मसला ये है कि लाइक आई सेड के कराची में भी एक मिडिल क्लास बड़ी स्ट्रांग है। Let's talk about This is post Musharraf era, right? Because majority of the middle class probably supported Musharraf. देखिए 2013 में इलेक्शन, इवन दो ज्यादातर सीटें कराची से एमक्यूएम जीती थी। मेरे उनके बहुत बड़ा लीडर हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी मेरे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी एक जगह पे जस्ट बिफोर द इलेक्शन। हाँ बताओ, नाम मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने क्या सिचुएशन है, बहुत बुरा हाल है, कहता बहुत बुरा हाल है, बहुत प्रेशर है हम पे। बिकॉज देखिए ना, एमक्यूएम ने काम किया, मुस्तफा कमाल के जमाने में काम किया। वो एक अलग बहस है कि जी फ्लाईओवर्स बनाने से और अंडरपास बनाने से कुछ लार्जर फायदा क्या होता है, वो एक अलग बहस है। बट काम किया बिकॉज मुशर्रफ की सपोर्ट थी, फंड्स भी आ रहे थे, बिल्कुल राइट। लेकिन उसी टाइम पे व्हेन एमक्यूएम स्ट्रेंथ में थी, आप नोटिस करें उस वक्त किसी ने नहीं खड़े हो कि हमें अलग सूबा चाहिए बनाना बात की। व्हेन दे पावर दे ओके, कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं जी हमने रिक्लेम कर लिया अपनी सिटियां। मुशर्रफ तो चले गए, उसके बाद फिर क्या हुआ, पीपल्स पार्टी आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर पावर में आ गई सिंध के अंदर। ये पहले उनके कोलिशन पार्टनर बने, बात नहीं बनी। फिर ये हुआ कि अगर आप नोटिस करें, मैं स्टडी कर रहा था, अल्ताफ हुसैन बिफोर ही वाज आउटस्टेड फ्रॉम द पार्टी, अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव में कभी ये बात नहीं थी कि सिंध को अलग, कराची को अलग, वो खत्म हो गई। लेकिन सब प्रॉब्लम ये हुआ कि अब क्या ऑफर कर रहे हैं आप पाकिस्तान, कराची के उर्दू स्पीकर को क्या ऑफर कर रहे हैं आपके? ऐसा पावर नहीं रहा, आपके पास सिंध गवर्नमेंट नहीं है, कोई डिक्टेटर आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, आपको फंड्स नहीं मिल रहे, अब आप क्या कर रहे हैं? तो अल्ताफ हुसैन रिफ्यूज। और मैं बताता हूं क्यों उसने ये बात करना छोड़ दी। बिकॉज 2008 से लेके 2013 तक एक और मसला बन गया था एमक्यूएम के लिए कराची में। द वे इनके लीडर्स को, इनके वर्कर्स को ये तालिबान मारना शुरू कर दिया, तालिबान ने मारना शुरू कर दिया था। एक वो अलग एक्सटेंशियल क्राइसिस था। ये एमक्यूएम, एएनपी, पीपल्स पार्टी, इनके लोगों को खत्म किया जा रहा था। और यहाँ काफी आगे तालिबान बस गए थे जी। पहले उन्होंने यहाँ के एएनपी की लीडरशिप को उड़ाया, फिर एमक्यूएम वालों को मारा, फिर पीपल्स पार्टी को मारा। वो एक अलग क्राइसिस शुरू हो गया। तो ये बात जो थी ना कि अलग सूबे वाली बात मारी गई। लेकिन वही सवाल होता है, फिर आप क्या ऑफर कर रहे हैं आप? दैट्स व्हाई देयर वाज आपकी जो फॉलोइंग थी एमक्यूएम की, मुहाजिरों के अंदर,
वो गिरना शुरू हो गई, बिकॉज दे जस्ट couldn't relate to that party anymore. They thought कि जी वो जो इश्यूज थे हमारे, वो मुस्तफा कमाल के टाइम पे रिजॉल्व हो गए, राइट? राइट। अब ये देखो इन पार्टी ने क्या हाल कर दिया, इनकी वजह से हमें मारा जा रहा है। फिर देसी इमरान खान हैंडसम बंदा आ गया एक, राइट? बिकॉज इन काफी ऐसे हमारे यहाँ कराची में लोग हैं जो बहुत इंप्रेस होते हैं आउटसाइडर से, जी। अपनी आइडेंटिटी से वो अंडरमाइन करते हैं अपनी आइडेंटिटी, कोई हैंडसम हो, अच्छी अंग्रेजी बोल लेता अंडरमाइन हो। करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आया, बिकॉज वो जो आइडेंटिटी क्रिएट की थी उसने उनको कुछ दिया नहीं ज्यादा, तो वो आके जबरदस्त बातें करता है। वो ये कहता हूँ जिंदा लाशें हो, कहते हैं हाँ मैं। अगर आप लोगों को याद हो, एक तकरीर की थी 90 पे जाके खान साहब ने, तो ये कह रहे हैं हाँ, तो फिर ये समझते हैं कि हम बड़े अवेयर हो गए कि यार वाकई हम तो जिंदा लाश थे, हम किस चीज में पड़े हुए थे। वो फिर बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं इतने करोड़ रुपए लगाऊंगा कराची में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मान लिया इन्होंने। वो हमने देख लिया कितने लगाए जी। वो एक गटर का ढकना नहीं लगा सके थे। वो एक बंदा फिरता रहता था फिक्स इट करता हुआ, उसके वीडियो बनाते रहे, कुछ नहीं किया। अब वी आर बैक, MQM इज बैक। वन, एक तो इशारा मिल गया, चलो शुरू हो जाओ, और दूसरा अब यही बेचेंगे ना, अब वो जमात इस्लामी इक्वेशन में आ गई है जी। अब मजे की बात यह है कि अगर आप 2023 के लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट स्टडी करें ऑब्जेक्टिवली, तो क्लियरली नजर आ जाता है हो क्या रहा है। या 2024 के इलेक्शन भी देखें, कराची सेंट्रल ईस्ट जहां महाजर मेजॉरिटी एरियाज हैं, वहां तीन पार्टीज की अब होल्ड है और उसको वोट मिला और मिल सकता है। MQM, PTI, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक पुरानी महाजर को वोट बैंक था उनके उसका पास। बाकी अगर आप नोटिस करें, मैं 2023 के लोकल इलेक्शन पे आता हूँ, मैं अपने पंजाबी दोस्तों के साथ, पंजाबी एनालिस्ट से यही कह रहा होता हूँ कि भाई मेरे, देयर आर नाउ अ लॉट ऑफ मल्टी एथनिक रीजन्स इन कराची जहां मुहाजिर मेजॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। पश्तून मेजॉरिटी एरियाज हैं, सिंधी बलोच मेजॉरिटी एरियाज हैं, और इलेक्शन अगर आप देखें, यहां वोट 2018 में PTI को पड़ा। PTI ने कुछ नहीं किया, यहां कुछ काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने एक ओपनिंग दी, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। 2020 तक पीपल्स पार्टी ने इग्नोर किया कराची को, हमें तो वोट ज्यादा नहीं मिले, 2-3 सीटें। एक स्ट्रैटेजी चेंज हुई भी 2020 में कि लेट्स फोकस ऑन दीज नॉन मुहाजिर मेजॉरिटी एरियाज। जो PTI ने उनके लिए काम नहीं कर, डिसोल्यूशन हो गए थे। MQM उनको कभी अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल ठीक है। जमात का कुछ वहां से नहीं होता, और उन्होंने रियलाइज कर दिया जो जहां मुहाजिर मेजॉरिटी एरियाज है ना, वहां जो वोट है ना वो बढ़ जाएगा MQM, PTI और जमात इस्लामी में, और यही हुआ। देखिए ये कहना बड़ा आसान है, जब आपको अगर किसी चीज अच्छी नहीं लगती किसी की, वो तो रेगिंग थी, रेगिंग भी थी ना। रेग्ड इलेक्शन से भी आप, और मैं इलेक्शंस को स्टडी भी करता हूं इन साइंटिफिक मैनर, रेग्ड इलेक्शन भी आपको ट्रेंड्स बता देते हैं। 2024 में क्या हुआ कराची में, MQM क्यों जीत गई? हाँ कहीं कहीं हुई रेगिंग, लेकिन ज्यादातर सीटें इसलिए जीती मुहाजिर मेजॉरिटी एरियाज में, बिकॉज 3 वे स्प्लिट हो गया। मुहाजिर वोट जमात को पड़ा, MQM को पड़ा, PTI को पड़ा। राइट। PTI और जमात की वजह से स्लाइट एज मिल गया MQM को। पहले की तरह नहीं जीत रही थी MQM को लाखों वोट में, बड़े एज आउट कर दिया। नॉन मुहाजिर मेजॉरिटी एरियाज में आप देखें पीपल्स पार्टी का वोट पड़ गया, बिकॉज उस वक्त तक कोई मेयर नहीं था। कराची एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो पीपल्स पार्टी ने हाथ में लेके फंड्स वहां लगाने शुरू कर दिए, राइट? बिल्कुल। तो अभी जो आप क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं ना इस गवर्नमेंट का या इस सिटी गवर्नमेंट का, दैट इज कमिंग फ्रॉम मेनली मुहाजिर मेजॉरिटी एरियाज, राइट। ठीक है। बेशक आप पंजाबी भी हो, जो भी हो, लेकिन एरिया आपका जहां रहते हैं वहां मुहाजिर मेजॉरिटी है। यस। राइट। एंड आई डोंट नो कि MQM ये समझती है कि उसको अगेन प्ले किया जा रहा है और उसको प्ले करके साइडलाइन कर दिया जाएगा या नहीं। अगर नहीं समझती तो नाहिदी बेवकूफी है,
लाइक आई सेड, जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ये कराची कार्ड, ये किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वो पर्पस पूरा हो जाएगा ना, जो हो जाएगा, ये कार्ड फिर साइडलाइन हो जाएगा, आगे की क्राइम के लिए यूज होगा। तो अब अगर मुझसे पूछें पीटीआई का सपोर्ट वोट बैंक कराची में है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, लेकिन इन दीज मेजोरिटी एरियाज, राइट। बिकॉज अब अगेन उनके अंदर वो डेमोग्राफिक एंजाइटी की जो मैं बात कर रहा हूं वो फिर से आ गई है। हम हैं कौन? महाजन majority areas and elite areas as well. मैं, हाँ, वो तो एक अलग दुनिया है ना, वो अलग दुनिया है, हाँ, बिल्कुल। वो एक अलग दुनिया है। देखिए ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हम्म। उनको कोई फर्क नहीं पड़ना ना, उनके पास जॉब्स हैं, अपनी बिजनेसेस हैं, बंगले हैं, अच्छे फ्लैट्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। उनका एक आइडियोलॉजिकल शायद है कि देखिए ये ए पॉलिटिकल क्लास होती थी ज्यादातर, अगर हम एलिट एरियाज की बात, ए पॉलिटिकल थी, इनको कोई फिक्र नहीं थी, जी, कोई फिक्र नहीं थी। दे वांटेड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, वो उसी से खुश थे, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब दे थिंक कि नहीं जी, दे आर नाउ आइडियोलॉजिकल एज वेल, राइट। चाहे बड़े बड़े अंकल हों, चाहे बच्चे हों, आइडियोलॉजिकल है हमारे नजरिया, क्या है, हमसे पूछे क्यों है, आपके क्या मसले हैं? लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि आप नोटिस करें, अवाम की बात नहीं कोई करता। मिडिल क्लास का ये हो गया, मिडिल क्लास ये हो गई, बिकॉज मिडिल क्लास हैज बिकम पावरफुल एक्चुअली इन दिस कंट्री। मिडिल क्लास यहां नहीं पिस रही। देखें, अगर इकोनॉमिक पिसने की बात करें ना, सबसे ज्यादा तो आपकी जो क्लास पिस रही है, जो वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरिएट जिसको कहते हैं, जो उससे भी नीचे होते हैं, अंडर क्लास जिसको कहते हैं, बिल्कुल इकोनॉमिक प्रेशर हर क्लास के ऊपर है, लेकिन वो पिस नहीं रही। लेकिन अगर आप देखें हर डिस्कोर्स में, चाहे टेलीविजन पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, जहां हर डिस्कोर्स में, चाहे वो अंग्रेजी अखबारों के कॉलम में हो, चाहे उर्दू, मिडिल क्लास एस्पिरेशंस की बात होती रहती है। मेरा हमेशा सवाल ये रहता है कि भाई अवाम कहां गई? वर्किंग क्लास की कोई कोई नहीं बात करता। वो लगी हुई है बेचारी, बिजी है अपने रोजी दो वक्त का खाना मुश्किल से हो रहा है उनका, बिल्कुल। वो उसमें लगे हुए हैं। आई एम श्योर, देख के मैं फिर इनसे बात भी करते रहता हूँ, जो जिसको हम वर्किंग क्लास कह सकते हैं, हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग क्वाइटली, आई ऑब्जर्व की हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू ऑल दिस टॉक शोज और वीलॉग्स, दे कांट रिलेट टू इट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन, दे कांट रिलेट टू इट। यस, दे आर एस्पिरेशंस हैं उनकी कि उनके बच्चे भी इस तरह पढ़ के मिडिल क्लास लेवल पे ऊपर आ जाएं, बट मैं आपको मिडिल क्लास की एक और बात बताता हूँ, ये यूनिवर्सल है। जैसे ही वो देखते हैं नीचे ऊपर कोई आ रहा नहीं, वो दबाने की कोशिश करते हैं जी। बिकॉज इनको फेयर है कि हम शायद नीचे गिरेंगे, We will be replaced. हाँ। तो यू कांट कॉल देम ये बड़े प्रो अवाम है, आई एम सॉरी, नहीं है ये। इनको दबा के रखो। मिडिल क्लास को ऊपर से दबाव आता है, ये नीचे दबाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये लंबी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज है। अब इसमें जाहिर है कोई कौन पढ़ेगा, गाली देने का फैशन है, गाली दे दो, भड़ास बिल्कुल। निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये तो आपको एकेडमिक सर्कल्स में इसकी स्टडी शायद मिल जाए कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। ये तो छोटा मोटा सा एक अटेम्प्ट था। नहीं, इट वाज मैं वही आपसे बात कर रहा था, आपने जो मेंशन किया अभी कि आप किसी पीटीआई सपोर्टर से बात भी करते हैं, वेदर इन कराची और आउटसाइड कराची, it's difficult for them to actually string together a few sentences regarding their rationale or reasoning for supporting Imran Khan. कि exact आपने क्या उसकी achievements क्या थी during government while he was in political power. So it's difficult for them to actually find sentences, yet they support him, and yet they provide this kind of vote bank. They become a part of that. So Gabe, you've extensively talked about in your book you talk about the various phenomena, psychological phenomena like transference, the awestruck effect, और दैट। कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट कि आपको क्या लगता है कि क्यों ये अवाम अभी भी वोट कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको खुद भी नहीं अच्छा रैशनल आता या अच्छी रीजनिंग उनके पास भी नहीं है? मैंने कहा ना आपको, पॉलिटिक्स इमोशंस, पॉलिटिक्स ऑफ इमोशन। फील। तो आप जब इनसे बात करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक अंकल मिले मुझे जहाज पे, while going to इस्लामाबाद वंस, ये पिछले साल की बात है, मे बी 2 years ago। वो सेठ थे, सेठ इन द सेंस, सेठ तो नहीं कहूँगा, सीईओ थे, बट ही ओन्ड हिज ओन कंपनी। पढ़े लिखे, जबरदस्त, इकोनॉमी बात हो रही थी, ही न्यू एवरीथिंग।
बिजनेस ट्रेंड्स क्या है, इकोनॉमी, बड़े आर्टिकुलेट तरीके से बात कर रहे थे, बिकॉज इट वाज हिज, ही हैड टू नो दीज थिंग्स टू सर्वाइव। सियासत पे जा रहा है, बात आ गई पाकिस्तान है तो बात तो हमेशा सियासत पे आ जाती है। वहां सडनली ही स्टार्टेड, उसकी जो उनकी जो रेटरिक थी ना, इट वाज जस्ट स्लोगनियरिंग। ये लोग नारों में बात करते हैं जब सियासत पे बात Catch करते हैं, phrases. कैच फ्रेज है, वहां पिस रही है, जमहूरियत खतरे में है, यू नो ऑल दीज कैच वर्ड्स। Yeah, yeah. तो Banana Republic. हाँ और एग्जैक्टली, इस तो तरह। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि यार हो सकता है, क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट थी। नहीं, वो नारे ही मारते रहे अवाम, ये मैंने ये अभी मुझे ये बता रहा है ये पैसे कैसे बनाता है और कितना टैक्स दे रहा है और किस तरह वो, इनफैक्ट ही वाज आल्सो टेलिंग मी हाउ हिज बिजनेस में सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज लीगल। फॉर एग्जांपल, उनका एक ब्रांड था, साबुन का ब्रांड था, वो याद नहीं, जब डिटर्जेंट का ब्रांड था, तो मुझे बड़ी तरीके से बता रहे थे कि देखें हमें अवाम की इमोशन से इस तरह मोल्ड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये लग्जरी नहीं, नीड है, इस तरह की बातें कर रहा था। तो सडनली जब सियासत में बात हुई तो वो जमहूरियत खतरे में आ जाती, आ गई, और फिर अवाम पिसना शुरू हो गई थी। मैं सोच रहा तुम मुझे अभी बता रहे हो कि तुम किस तरह अवाम के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हो, तो खतरे में तो तुम भी डाल रहे हो। तो बिल्कुल। तो मसला यही है कि लॉट ऑफ पीपल देखो दैट्स व्हाट दे हियर ना। अब किताब तो कोई पढ़नी वढ़नी है नहीं, राइट? मे बी आगे जाके अंडरस्टैंडिंग कुछ आए, स्पेशली अगर आप यंग हैं तो आप तकरीरों में बात करें, दैट्स व्हाट एंकर्स देख लें टीवी के। आप, मैं किसी के पैनल में बैठता हूँ, ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उसमें जो स्पेशली टीवी के लोग जो होते हैं ना, वो पहले देखते हैं अच्छा ऑडियंस है, फिर वो तकरीर करनी शुरू कर देते हैं, डिस्कोर्स, ये हो रहा है और फ्रीडम बंद, ये हो गया, अब तो डिक्टेटरशिप है, तालियां वहां फिर करके कैसा। सो दैट्स व्हाट दे हियर कि ये सियासत की बातें इस तरह की जाती हैं स्लोगनियरिंग के थ्रू। बिल्कुल। उनसे पूछो ना यार, कुछ बताओ ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स दो ना। इतना हो गया है कि फॉर एग्जांपल किसी ने किसी पीटीआई की भी खातून थी, उनसे पूछा ना क्या किया पीटीआई ने, कब से बैठी हुई है केपी में, तो उसने, मुझे अच्छी बात उससे लगी उन खातून की कि वो सच बोल गई। तो हमें लोग खैबर पख्तूनख्वा में काम के लिए वोट नहीं देते, हमारा मैंडेट है खान साहब को जेल से निकालना, इसलिए वोट हमें पड़ता है। अब लॉट ऑफ यंग पीपल ओवर देयर जज्बात में आके ये सही कह रही है, ये बात हुई ना, चाहे उसके गटर बोल रहा हो, चाहे उसके पास जॉब नहीं हो, लेकिन वो उसकी फीलिंग वाली बात आ जाए ना, वो एम्पावर्ड फील करता है, हाँ ये कुछ नहीं है, हमने इस बंदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने इनको वोट दिया। नहीं अब अगर आप देखें ना कि स्पेसेस जो ट्विटर पे लगा रहे होते हैं उसमें यही लड़ रहे होते हैं, कोई ना पॉलिसी की बात कर रहा ना कुछ, वो यही वो लड़ाई हो रही होती है ट्विटर स्पेसेस पे, वी आर नॉट डूइंग इनफ वायलेंस टू गेट हिम आउट। ये उनका है एजेंडा, यही है, ये उनकी फिलॉसफी है। बीच में फिर हमारे दूसरे जो आ गए हैं, जिनको मैं न्यूतियाज कहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज सडनली उनको मोहब्बत हो गई है खान साहब की पार्टी से, वो फिर आके जमहूरियत के लिए आते हैं कि नहीं ये हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम जमहूरियत की सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? बट इसी किताब मैंने हमको कहा कि इस तरह हमने आइडियलाइज कर लिया जमहूरियत को, वी फॉरगॉटन कि जमहूरियत के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, राइट। राइट? सो वो नाराज हो जाते हैं। 2018 में अमेरिका में मैं था एज अ रिसर्च फेलो एक इंस्टीट्यूशन में, वहाँ बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे मिली टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2018 में बात वहां चली कि यार जब ट्रम्प जीता 2016 में, तो पहले तो ये शौक आ गए, तो उनके एनालिसिस ये था कि जो पॉपुलिज्म है ना, ये कोई बाहर से फोर्स आई है विच हैज ब्रीच्ड आप डियर डेमोक्रेसी, और वो अंदर से खा रही है वायरस की तरह। बाई 2018 उन्होंने एक चीज रियलाइज कर ली, ये कोई बाहर से फोर्स नहीं आई, लोगों ने वोट किया, पीपल्स विल के थ्रू आया था वो, ये जमहूरियत ने खुद ही प्रोड्यूस किया इनसाइट। सबसे इजी एग्जांपल जो है वो हिटलर का है। हिटलर कोई थ्रू मिलिट्री कू नहीं आया था, उसको एक मेजॉरिटी मिली, अ सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी मिली। वो मेजॉरिटी
को वोट पड़ा उसको, बाय द वे हिटलर को भी ज्यादातर वोट मिडिल क्लास का पड़ा था, जर्मन मिडिल क्लास का, तो वो डर गए थे इन कम्युनिस्ट पार्टीज और इन सोशल वेलफेयर पार्टी से। फिर देखें डेमोक्रेसी का मसला ये इज अबाउट मेजॉरिटी रूल्स। व्हाट इफ, अब पैराडॉक्स ऐसे बनता है, व्हाट इफ एक मेजॉरिटी रूल बन जाती है, आप एक फोर्स को वोट के थ्रू लाते हैं और वही फोर्स जमहूरियत को साइडलाइन करने लग जाती है, डैमेज करने लग जाती है, व्हाट टू डू देन? वो तो फोर्स पीपल्स विल्स के थ्रू आई है ना, व्हाट टू डू देन? शुड, तो वहां जब मैं था 2018 में तो ये बहस चल रही थी कि शुड देयर बी सर्टन things in constitution which can regulate the entry of these sort of forces, but paradox वही बनता है that means कि if we do that we are going against the very principle of inclusiveness in democracy। तो वो तो बेचारे फंसे रहे, यूरोप तो इससे निकल ही नहीं सक रहा, फार राइट वहां उठ के आ रहा है जो कहता हम तो मानते ही नहीं जमहूरियत बुलशिट है ये, लेकिन आएंगे वोट के थ्रू। आप उसको समझ नहीं आ रही आज जाके, और ये बहस कब से चल रही है, अब जाके वो समझ गए हैं कि हाँ जी जमहूरियत का हाल बुरा है, और ये जमहूरियत के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हुआ है। बिकॉज देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने जमहूरियत को एक बड़ी सेक्रेट चीज बना के प्रेजेंट किया, वो ये भूल गई कि इसी मॉडल के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। हिटलर के मॉडल को वो टच नहीं किया उन्होंने, जबकि देखा वहां जमहूरियत की वजह से कि थ्रू ही, अगर वजह नहीं कहें, हिटलर आया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद उन्होंने ये इमेज क्रिएट किया कि एक्चुअली जमहूरियत ने फाशिज्म को मारा। जमहूरियत ने फैशिज्म को नहीं मारा, जमहूरियत ने ऐसे बंदे को ले थे जिसने फैशिज्म वहां क्रिएट किया था। जंग ने फैशिज्म को हराया जिसमें लाखों लोग मरे। लेकिन फ्रॉम दैट पीरियड टिल द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, जमहूरियत को एक बिल्कुल आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बना के प्रेजेंट किया, सेक्रेड, इसको कहते हैं सेक्रेलाइजेशन। कोई आप पॉलिटिक्स, सेक्युलर चीज को जब आप सेक्रेड बना दें तो उसको सेक्रेलाइज कर देते हैं आप, ठीक है ना। जमहूरियत एक किस्म का कह सकते हैं सूडो रिलीजन भी बन गया, जमहूरियत ही हर चीज की रिजॉल्व भी बन गया। तो अब देखें ना कि ड्यू टू सर्टन पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबली people start to vote for forces who had no love for democracy। चाहे वो अमेरिका हो, हंगरी में एक 10 साल से बैठा हुआ है, चाहे वो इंडिया हो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लाया कौन? मोदी, जिसको आपने चढ़ाया हो, जो इकोनॉमिक मिरेकल कर रहा है। आप देखें क्या कर रहा है सर्वाइवल के लिए। वो कभी वो लोअर क्लास के कहते हैं, लोअर कास्ट हिंदूज को मारता है, मुसलमानों को मारता है, क्रिश्चियंस को मारता है, पता है उसको क्या हो रहा है। लेकिन उसको पता है लोग जो उसके जो हिंदू नेशनलिज्म उसने अनलीश किया है वो इसी में लगे रहे, तो मेरा फायदा है, बिल्कुल कभी नहीं रोकेगा, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट, ही इज एन आइडियोलॉग, ही इज अ बिलीवर इन हिंदू नेशनलिज्म। वो कोई ट्रंप की तरह सिनिकल बंदा नहीं है जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ही, मोदी बिलीव्स इट एंड दैट्स व्हाई मोदी इज फार मोर डेंजरस। बिल्कुल, इमरान बिलीव्ड इन व्हाट ही वाज डूइंग, मैं तो मानता हूं। सिंगल नेशनल करिकुलम अगर आप देख लें, दैट डिजास्टर, ही बिलीव नहीं जी मदरसे और स्कूल को मिला दें आप, ही डजंट नो द डिजास्टर दैट वुड हैव बीन। पहले आप देख लें हम क्या पढ़ाते रहते हैं अपने बच्चों को स्कूलों में, बिल्कुल अभी तक हमने नहीं चेंज किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जमहूरियत या डेमोक्रेसी के बारे में कि उसके बारे में जो नॉलेज है, मैंने एक्चुअली थ्रू द नया दौर प्लेटफॉर्म ही एक सर्वे किया था आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि एंड दिस वाज एंटायरली यूथ बेस्ड इंटरव्यू, जिसमें जितने भी लोगों को मैंने इंटरव्यू किया था वो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे, कराची के बिजनेस इंस्टीट्यूशंस। आई वोंट recount the name of the universities exact, but they were top universities. All of them are graduates of that, and 84% of the individuals did not know that the vote of no confidence is actually a part of the democratic setup. मतलब ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट था मेरे लिए कि वाइल वो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या वो। सिमिलरली जैसे आप कहें कि जैसे इमरान खान का कॉन्सेप्ट था रियासत मदीना का 7th century, यू रोट इन द बुक के
Why isn't he talking about the crumbling economy? Why isn't he talking about these pertinent issues? But एक न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल निकालता है about 7th century state of Medina, रियासत मदीना. Do you actually think that his supporters believed in this ideology as well, in the concept of रियासत मदीना के पाकिस्तान should ये आपने जरूर मेंशन किया हुआ है कि it's just a rehashed version of older खिलाफत राशदीन and हुकूमत इलाही. Riyasat Medina was basically just updated versions of that. Even a social welfare scheme, there was superficial knowledge, Scandinavian style of economic model, which was already present in PPP's manifesto, Musawade Mohammadi ke naam se. So, do you think that people actually genuinely believed in these concepts? B, you extensively discussed the concept of political stupidity. And please, I would like you to discuss that as well. क्योंकि ये बड़ा आजकल pertinent question है कि क्या पीटीआई सपोर्टर्स को लगता है कि उनके अंदर शऊर आ गया है. मैं कहता हूँ एक्चुअली कि उनके अंदर ज़्यादा जहालत आ गई है, क्योंकि इनफैक्ट एंड यू रोट दिस इन योर बुक एज वेल कि when facts are twisted and people tend to believe them, especially when a charismatic leader is spouting out outlandish theories, conspiracy theories with conviction. So ये कि रियासत मदीना concept, do you think his supporters really believed in that? B, we'd like to hear more about the concept of political stupidity and how intelligent people can also be politically stupid, actually. हाँ, ये तो पुराना है, कोई नई चीज नहीं. देखिए ना, बहुत सारे, मैंने कहा कि लॉट ऑफ इमरान सपोर्टर्स, नॉट ऑल ऑफ देम बट अ लॉट ऑफ देम, उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हो रही फर्स्ट टाइम हो रही. दैट्स बिकॉज दे आर नॉट स्टूपिड, they weren't never really interested in political history, which is fine. And they're very successful people in their own area, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो CEOs हों, बिजनेसमैन हों. तो एंड स्पेशली द यंगर लॉट, तो उनको हर चीज लगती है फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही है. तो रियासत मदीना इज एक्चुअली समथिंग विच, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मौदूदी साहब को पढ़ें, जो इस्लामिक स्कॉलर थे और जमात इस्लामी के फाउंडर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट निकाला था 1940s में, जिसको उन्होंने कहा था हुकूमत इलाही. वो भी शरिया स्टेट, और उनकी जमहूरियत थी कि वेनगार्ड एलीट, इस्लामिक एलीट एक लीडर चूज करेगी, जिसको हम खलीफा कहेंगे, जो भी कहेंगे, जो जो दीन की खिदमत करेगी, एंड ऑटोमेटिकली फिर वो दुनिया में भी खिदमत करेगी. सो हुकूमत इलाही उन्होंने बोला था कि एक किस्म का यूटोपिया था. राइट, ये मौदूदी साहब की थ्योरी थी कि इस तरह की हुकूमत होनी चाहिए. फिर हमने पीपल्स पार्टी में देखा, इवन दो सोशलिस्ट थी, उसके अंदर कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट वगैरह थे, दे सेटल फॉर समथिंग कॉल्ड इस्लामिक सोशलिज्म. इस्लामिक सोशलिज्म का आप अगर पढ़ें, हनीफ रामे होते थे, उनके इंटेलेक्चुअल थे, फाउंडर ऑफ पीपल्स पार्टी, पेंटर भी थे, शायर भी थे, और रिफाइंड बंदे थे. तो उन्होंने पूरी इस पर काम किया हुआ है. इस्लामिक सोशलिज्म क्या था? वो भी यही था कि देखिए जी, हमारा सोशलिज्म जो है ये रशियन सोवियत यूनियन या चाइनीज सोशलिज्म नहीं है. हमारे हिसाब से, अब ये उनका कहना है, इस्लाम इनहेरेंटली सोशलिस्ट है. दैट्स वेरी, ये उन्होंने बोला. और फिर कहा कि ये तो अगर इकबाल की भी फिलॉसफी आप पढ़ें, उसमें भी ये इकबाल यही चीज कहता है, इवन दो जितना इकबाल को मैंने पढ़ा, ही नेवर यूज द वर्ड इस्लामिक सोशलिज्म. बहरहाल, अकॉर्डिंग टू हनीफ रामे एंड पीपल्स पार्टी इन दैट टाइम, दे सेड कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम इनहेरेंटली सोशलिस्ट है, और इस पे तो इकबाल ने भी बात की है. तो हमारा बड़ा इंडिजिनस इस्लामिक सोशलिज्म हो, इंस्पायर्ड बाय द अर्ली इस्लामिक स्टेट, 7th century स्टेट. दैट इज व्हाट द इस्लामिक सोशलिज्म वाज, कि हम इंस्पायर होंगे. वो सोशलिस्ट था उसका नेचर, उस हुकूमत का. हमारा भी सोशलिस्ट होगा, हम आवाम की, वर्किंग क्लासेस की, डाउन ट्रॉडन की खिदमत करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करेंगे, नॉट सोशल एज सच. इसके बाद फिर ज़िया-उल-हक साहब ने भी वो हुकूमत इलाही से इंस्पायर होके इस्लामिक स्टेट
बनाने की कोशिश की, इवन दो उन्होंने कोई ये चीज नहीं कही, वो तो इस्लामिक स्टेट की बात करते थे ना। एंड देन वी हियर ऑफ कोर्स रियासत मदीना, ये वो रिहैश है कि ये एक चीज चली आ रही है मौदूदी के साहब के जमाने से, और उससे पहले मौदूदी साहब से पहले मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1920 में इजिप्ट में, वो भी यही कहती थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। उनके ओपोनेंट्स कहते थे कुरान एक मॉरल गाइड है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं है। तो ये चीज चली आ रही थी कि हमें ये रियासत बनाएंगे जो इंस्पायर्ड होगी फ्रॉम द 7th सेंचुरी सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट। इवन दो मैंने इसमें जिक्र किया है कि स्टेट का जो आइडिया है ना, रियासत का आइडिया जो अब हम बिलीव करते हैं, जो हम एक्टिव है जो अब, और जिसको मौदूदी साहब भी समझते थे, वो 18वीं 19वीं सदी, इनफैक्ट स्पेशली 18वीं 17 17 18 सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ। रियासत का आइडिया बिफोर दिस वाज वेरी डिफरेंट। रियासतें बहुत इम्पर्सनल होती थी, दे weren't अवेयर कि वो स्टेट हैं। लाइक जो आपकी जो किंगडम्स थी, मोनार्क्स थे, वो कोई रियासतें नहीं होती थी ऐसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। काफी उनकी रेल्म में, काफी उनकी रीजन्स में फ्री हैंड दिया जाता था गवर्नर्स को, जो आप एज लॉन्ग एज यू डोंट रिबेल अगेंस्ट द प्राइमरी रूलर, आपको जिस तरह चलाना है अपना चलाए काम। बिल्कुल। रियासत का हाथ नहीं होता। रियासत की जो आइडिया अब हम यूज करते हैं, द मॉडर्न स्टेट एक्चुअली इज अ यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट। फिर उसके बाद नेशन स्टेट का आइडिया आया। तो 7th सेंचुरी में वो कन्वेंशनल मायनों में रियासत नहीं थी। बिल्कुल। राइट, इट वाज अ रियलिटी, बट वो रियासत नहीं थी। तो रियासत मदीना में एक वो कॉन्ट्रडिक्शन है। बहरहाल वो एक लंबी अलग बहस है, इसके अंदर डिटेल मैंने की है व्हाई इट इजंट। But his supporters, do you think actually supported this? ऑफ कोर्स, बिकॉज़ देखिए ना, अगर आप यंग हैं और आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज कम है, एंड आई एम अगेन कमिंग स्लोली टू पॉलिटिकल स्टुपिडिटी, Yes, yes. लेकिन आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज कम है तो आपको तो लगेगा ये बहुत ही यूनिक बात करती है। फिर वो फील गुड वाली बात भी आती है, हाँ यार हम वो गोल्डन एज में कितने पावरफुल थे, हमारी रियासत होती थी और ये वगैरह, वो भी एक मेक्स देम फील गुड। ठीक है, जब मुसलमानों के साथ जो हुआ होना शुरू आफ्टर कॉलोनियलिज्म और ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी जो उनके साथ हुआ। वो जो हमारी माइंडसेट जो क्रिएट हुआ ना, वो अभी तक है, दैट माइंडसेट इज स्टिल देयर कि हमें दबा दिया गया, हमारी गोल्डन एज चली गई। लेकिन आप देखें सर सैयद अहमद खान हो, जो आजकल डॉक्टर परवेज हुडबॉय भी हो, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि नहीं भाई, आपकी अपनी बेवकूफियों की वजह से आपने लूज किया। आपने वो जो गोल्डन एज था जहां ओपननेस थी, आपकी फ्री थे, फ्री थिंकर्स आपके मुस्लिम थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, यू नो, उसको आपने छोड़ दिया। आप थियोलॉजी में सिर्फ आ गए, थियोलॉजियंस बनाने शुरू कर दिए कि ये ऐसे होना चाहिए, दिस इज व्हाट इस्लाम इज एंड दिस इज व्हाट नॉट इस्लाम इज, ये फिक है, इन चीजों में आप पड़ गए। आपकी जो थिंकिंग थी, आपकी जो आप में, आप जिस चीज में तेज थे, वो यूरोपियंस जो रीजनरेट कर रहे थे आफ्टर द सो कॉल्ड डार्क एजेस, वो उन्होंने अपना ली। आप पीछे रह गए, आप अभी भी पीछे। हर मुस्लिम कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान को ले लें, अगर कोई भी आगे जाने की बात करता है ना, सबसे पहले कौन डरता है? हमारे सो कॉल्ड इस्लामिस्ट पार्टीज। वो डर जाती हैं, बिकॉज उनका पावर भी यही है कि इस तरह की कहानियां बना के रखो कि हम जी बनाएंगे आज से जो 7th सेंचुरी की जो स्टेट थी वैसे बनाएंगे। वो रोमांटिसाइज कर दिया। ठीक है, उनका पावर ही यही है कि इस तरह का हलवा खिलाते रहो लोगों को। बिल्कुल। वो तो सर सैयद अहमद खान को भी काफिर कहते थे, कायद आजम को भी काफिर कहा। बिल्कुल। जो भी आगे लेके जाने की कोशिश, आजकल मेरे ख्याल में हाफिज सईद से भी खुश नहीं। वैसे वो हाफिज सईद जितने भी आपको कुरान की वर्सेस पढ़ ले, वो हाफिज सईद को सस्पिशन से देखते हैं कि ये इस्लामी रियासत की क्यों नहीं बात कर रहा। भाई आपने बना ली ना, आपने इस्लामिक रिपब्लिक कह दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अब क्या और क्या चाहिए आपको? बहरहाल अब आते हैं पॉलिटिकल स्टुपिडिटी पे। लॉट ऑफ पीपल गेट इट रॉन्ग, और यहां मैंने क्लैरिफाई किया, देयर इज अ होल थ्योरी ऑन दिस। पॉलिटिकली स्टुपिडिटी लीडर्स में भी होती है, लोगों में भी होती है, लेकिन दिस डजंट मीन दे आर स्टूपिड।
They are इट intelligent डजंट people. मीन कि वो आईक्यू लेवल्स उनके गिरे हुए हैं। सबसे पहले ये जो एक जर्मन था, प्रीस्ट था, जिसको फिर हिटलर ने मार दिया, उसने ये जेल में बैठ के किताब लिखी थी, एसेस लिखे थे जो बाद में किताब की शक्ल में आए थे। ही टॉक्स अबाउट, ही वाज फ्लैबरगास्टेड, कंफ्यूज कि इतने पढ़े लिखे जर्मन, जिसमें बड़े जबरदस्त फिलोसफर भी जहां शामिल थे, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, ये एक इस तरह के बंदे के पीछे कैसे लग गए। तो पूरी इस पे थ्योरी ये है कि देखें, आप अगर कोई एक सेंटिमेंट है जो एक पैरानोया से नहीं कर रहा है, जर्मनी समझ था कि जर्मनी को खत्म किया जा रहा है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, Persecution complex परसिक्यूशन का. कॉम्प्लेक्स, और फिर कोई आ कहता नहीं मैं तुम्हें असल कौम बनाऊंगा, मैं वो जर्मनी के जो ग्लोरी डेज थे वहां ले जाऊंगा, जर्मन वो एक वर्ल्ड पावर बनाऊंगा, मेक्स पीपल फील गुड, राइट। इमरान खान भी तो ये कहता था कि मैं, अगर आप उनके 2013 के, अगर आप लोगों को याद है इश्तिहार जो होते थे कैंपेन, वो इन्हीं फैंटेसीज पे थी। उसमें लाइक मुझे याद है एक सीन था कि पाकिस्तानी आ रहा है, एयरपोर्ट में एक ब्लॉन्ड बंदा खड़ा हुआ है, वो उसको पासपोर्ट दिखाता है, ब्लॉन्ड बंदा बड़ा कहता है आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना। ये फैंटेसी मिडिल क्लास की, यार हम भी ऐसे हो जाए ना, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, राइट, और बाहर से लोग आ रहे हों, यहाँ का हम करने, जिस तरह हम भागने के चक्रों में रहते हैं, दुबई या ग्रीस के थ्रू किसी ने यूरोप में नहीं, Right. तो उसने ये दिखाए, इट्स नॉट अ मैटर इफ दे बिलीव्ड इट और नॉट, इट फेल्ट गुड टू देम, बिकॉज वो इतने इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं बिल्कुल. कि पाकिस्तानी होना एक गाली बन गई उनके लिए। तो अगर कोई आगे लीडर कह रहा है मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, पाकिस्तानी होना एक बड़ी प्राउड बात होगी, हम इनफैक्ट इन दी एंड वो ये कह रहे हैं हम गोरों की तरह हो जाएंगे। जितना ये गोरों को गालियां दे, इसकी हमेशा ये थी कि गोरों को दिखाना है आई एम बेटर देन यू, आई एम लाइक यू, वैलिडेशन चाहिए होती है इनको गोरों से। मिडिल क्लास भी अगर आप देखें, हम भी देखते हैं कि अच्छा ये कह दिया, किसी गोरे ने, किसी बेवकूफ तरीन गोरा होगा, कोई कमेंट कर दे पाकिस्तान पे ना, साहब देखेंगे अच्छा इसने ये कह दिया, तो इसके क्रेडेंशियल्स तो देखें। बेसिकली इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप इस जब बिसीज्ड माइंडसेट, इसमें आप जब फंसे हो तो आप पॉलिटिकली स्टूपिड हो जाते हैं, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को ब्लॉक कर देते हैं, आप इमोशन की टाइडल वेव, सुनामी कह लें, उसमें बह जाते हैं। जर्मनी में ये हुआ, और अब पॉपुलिज्म की शक्ल में हम देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। मसीहाज खड़े होने शुरू हो गए। जो कौम मसीहा ढूंढना शुरू कर दे ना, समझ ले उस कौम में सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और इस सेंटिमेंट को कोई कोई सियासतदान हो वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मसीहा की शक्ल में आ जाते हैं। पहले वो छोटा सा कल्ट बन जाता है, फिर एक वाइड सी मूवमेंट बन जाती है। कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम ऐसा नहीं होता, सिर्फ हलवे होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, पावरफुल रेटरिक होती है। एज लॉन्ग एज इनको नशा मिलता रहे, हमें वो इमोशनल नशा मिलता रहे, हाँ ग्रेट ग्रेट, उसमें खुश रहते हैं वो। देन चाहे आप जितने पढ़े लिखे हों, आपके अंदर वो थिंकिंग ही खत्म हो गई है कि टू आप एक एनालिटिकल तरीके से, क्रिटिकल तरीके से आप समझ सकें। अब देखें ना, मैनिफेस्टो कोई पढ़ता है? मैं एक जगह पढ़ रहा था 1970 में, इलेक्शन जब पाकिस्तान का फर्स्ट रियल इलेक्शन हुआ, अरे कुछ मैगजीन में पढ़ रहा था मैं, मेरी उम्र तो उस वक्त 3 साल भी नहीं होगी भाई। लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो को फिर उर्दू में हुए, फिर हर कौमी ज़बान, और लोग पढ़ते थे, अखबारों में छप रहा हो, लोग पढ़ते, अच्छा जी ये पीपल पार्टी है, ये क्या दे रही है, तो आपकी उधर ईस्ट पाकिस्तान में वो क्या मांग रहा है, मुस्लिम लीग के फैक्शंस हैं वो क्या दे रहे हैं, जमात इस्लामी का बड़ा वेल आर्टिकुलेटेड मैनिफेस्टो भी पढ़ा हुआ उर्दू में मेरे पास 70 का। पीपल यूज्ड टू रीड इट, अच्छा ये प्रॉमिस कर रहे हैं, देन दे कैन होल्ड द पार्टी अकाउंटेबल। आप तो ये कह रहे थे। अब पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाना एक टिक इन द बॉक्स है, बना के फेंक दो, किसी ने पढ़ना तो है नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर स्लोगन्स टू कम इन, स्लोगन्स, नारेबाजी विच विल, जिनकी आपके इमोशंस फ्लेयर अप हो जाएं, चाहे वो एंगर के हों, चाहे वो फीलिंग गुड, फील गुड के हों। दैट इज व्हाट पॉलिटिकल स्टुपिडिटी इज, जो पूरी दुनिया में, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में
एक्सप्लोड कर दिया इसने। इसी पॉलिटिकल स्टुपिडिटी की वजह से फैशिज्म बढ़ा, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में। इसी पॉलिटिकल स्टुपिडिटी की वजह से वी आर सीइंग द राइज ऑफ पॉपुलिज्म, तो कई कंट्रीज में। अब हाउ टू टैकल दिस, देखें जब आप पॉलिटिकली स्टूपिड हो जाए ना, पॉलिटिकली स्टूपिड हो जाए चाहे जितने भी, तो फिर आप एंटी इंटेलेक्चुअल भी हो जाते हैं। फिर आपको जो इंटेलेक्चुअल अगर कोई बैठा हुआ है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पॉपुलिज्म का वन मेन एस्पेक्ट तो एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर दैट इज पॉलिटिकल स्टुपिडिटी। इट डजंट मीन यू आर स्टूपिड एट ऑल, यू मे बी वेरी क्लेवर एंड वेरी इंटेलिजेंट, अदर थिंग्स। सियासत में मार खा जाते हैं फिर आप। You discussed, one or two incidents, and I'd like the audience to also, especially from Karachi, to for this story to be rehashed, is how from his inception he's had this attitude. Like, he had a close association with Hamid Gul, and they actually ended up harassing Idi. They tried to convince him into Abdul Sattar Idi into joining them, the late Abdul Sattar Idi. Can you please recount that incident? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वेल नोन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसका नाम था पासबान। ये कोई फॉर्मर जमात इस्लामी के या आईजेटी के लोग थे जिन्होंने बनाई, नॉट ऑल बट ज़्यादातर। उन्होंने एक लॉबी बनाई हमीद गुल के साथ कि उस जमाने में सेकंड बेनज़ीर की हुकूमत चल रही थी, और 93 की बात है, 94 की शायद। तो वो लॉबी प्रेशर डालने के लिए बेनज़ीर पे, बेसिकली लॉबी चाह रही थी कि वो किसी तरह प्रेसिडेंशियल निज़ाम को पॉपुलर करें, राइट। और अगर वो पॉपुलर नहीं होता तो आर्मी को फिर बोलें कि वापस इंटरवीन करें, बहुत बुरे हालात है, वही जो इनका चलता है। तो हमीद गुल की एक पर्सनल लड़ाई चल रही थी बेनज़ीर से पे। जब बेनज़ीर फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी, बेनज़ीर ने हमीद गुल को आईएसआई से निकाल दिया था। अच्छा। बेनज़ीर ने, ये भी हो चुका है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने आईएसआई को निकाल दिया था, बिकॉज हमीद गुल हैड फॉर्म्ड आईजेआई, ठीक है, टू पैसे वैसे खिला के उन्होंने एक अलग फोर्स बना दी थी। तो फिर उन्होंने बोला हमें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की जरूरत है टू कन्विंस द मिलिट्री, एंड दे आल्सो टॉक्ड अबाउट, इंटरेस्टिंगली आप पासबान का सो कॉल्ड मैनिफेस्टो पढ़े कि जी मिडिल क्लास बेवकूफ बन रही है, स्क्वीज हो रही है इन पार्टीज की, बिकॉज ये पार्टीज सिर्फ इंटरेस्टेड हैं जहां ज्यादा वोट हैं, वो हैं वर्किंग क्लासेस, पेजेंट्स वगैरह। तो मिडिल क्लास पे से पिस रही है, पंजाबी और महाजर, इवन सिंधी पिस रही है। तो ये अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जानता हूं कि बहुत बड़े बड़े सीईओज मल्टीनेशनल के, बैंकर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे इस लॉबी में। तो फिर इस लॉबी को ख्याल आया, इंडस्ट्रियलिस्ट को ख्याल आया कि यार अगर फंडिंग, क्या कहते, फंडिंग नहीं, आप ईदी को मिला लेना अगर आप, तो वाह वाह हो जाएगी। देखो वो तो स्पॉटलेस उसका कैरेक्टर है। और ईदी ने इमरान की वो जो हॉस्पिटल बनाया उसमें बहुत काम किया कराची में। तो इमरान को पैसा मिला, ईदी वाज इन द फोर फ्रंट हेल्पिंग इमरान जनरेट फंड्स। इमरान भी मान गए, हाँ चलो। वो ईदी के पास गए, उन्होंने अपना होमवर्क तो किया नहीं एज यूजुअल, बिकॉज पॉलिटिकली स्टूपिड थे वो। उनको यही नहीं पता था कि ईदी साहब की एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है भुट्टो के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। नॉट दैट वो कभी उनके वोटर थे या कुछ थे, एक अच्छी थी, बिकॉज बेनजीर गवर्नमेंट यूज्ड टू हेल्प ईदी अ लॉट थ्रू चैरिटी। ईदी साहब फिरकी हो गए जब पहुंचे, बिकॉज वो सीईओ टाइप के और इंडस्ट्रियलिस्ट वो थे ना, वो ईदी साहब को फंड्स भी देते थे, फंड्स इन द सेंस चैरिटी देते थे। उन्होंने सोचा कि हमारी तरफ से बात जाएगी तो ईदी साहब छूटते बोलेंगे बिल्कुल जी 100 बिस्मिल्लाह। ईदी साहब पलटे, मैं तो नहीं कर देता, मैं तो आपको ज्वाइन नहीं करता, इनफैक्ट मैं प्रेस में जाके बताऊंगा कि आप लोगों का एजेंडा क्या है, और आप लोगों का एजेंडा है कि आप इस हुकूमत को टॉपल करें, मार्शल लॉ लगवाएं। फिर ईदी साहब ने आगे जाके यही बोला कि जब मैंने उनसे डिसएग्री किया तो हमीद गुल साहब ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। तो ईदी साहब ने कोई लेटर लिखा और नाम इनके लिख के बैंक के किसी वॉल्ट में डाल दिया। अब पता नहीं उनकी फिर मेरी, जब अगर मुझे कुछ हो गया तो वो खोल के देख लेना, मैं ये मेरे लोग थे, इन लोगों ने किया, पता नहीं उसका क्या हुआ। खैर वो फिर इमरान खान साहब भी पीछे हो गए, हमीद गुल साहब पासबान भी थोड़े घबरा गए, एंड
वो आखिरी टाइम था, उसके बाद फिर हमीद गुल साहब को या तो खान साहब ने ड्रॉप कर दिया या वो खुद ड्रॉप हो गए, स्पेशली व्हेन इमरान मैरिड जमाइमा। और हमीद गुल साहब ने कहा कि यार ये तो ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस भी आ गया, ये तो ज़ायनिज़्म और ये वगैरह वगैरह, जबकि अगर आप देखें हमीद गुल की हिस्ट्री अमेरिकनों से बड़ी इनकी बनती थी, अब तक वहां से डॉलर आ रहा था बिल्कुल। अफगान अफगान जिहाद के ज़माने में। उस वक्त अमेरिका बड़ा अच्छा लग रहा था, वहां से अमेरिका छोड़ के गया और डॉलर बंद हो गया, ये सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी बन गए। खैर फिर वहां एंड हो जाता है इमरान खान और हमीद गुल का किस्सा। अब वही एंड हो गया तो फिर वो ईदी वाली स्टोरी भी एंड हो गई। लेकिन अभी कभी कभी सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कोई कोई लगा देता है, इस पे बहुत जबरदस्त स्टोरी की हुई है, नाम भूल के ऑथर का। 1993 फरवरी के एडिशन एक रिसाला निकलता था अंग्रेजी का, हेरल्ड डॉन वाला, बहुत जबरदस्त स्टोरी इस पर है। तो अगर वो कभी मिल जाए आपको तो जरूर पढ़ें, तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। खैर वो चैप्टर बंद हो गया, फिर हमीद गुल साइडलाइन हो गए, खान साहब अपना रोड पकड़ लिया, पासबान गायब। तो ये हुआ था बेसिकली। राइट, नहीं दिस शोज नाइविटी ना। बिल्कुल। हमीद गुल साहब अच्छे आईएसआई एजेंट होंगे, सियासत नहीं आती थी उनको। पासबान वालों को भी सियासत नहीं आती थी, वो भी उनको गोलगप्पे फैंटेसी खिला के उनको बड़ा किया गया था, ये कर दें। आर्मी हैड नो इंटरेस्ट ऑफ इंटरवीनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। So as we were talking about political stupidity, this is what I mean by political stupidity. Hamid Gul wasn't stupid man. Pasban people weren't stupid, but politically, yes, they were stupid to think that by doing these things कि इंडस्ट्रियलिस्ट और सीईओ को मिला के और बीडी को मिला के इनकलाब ले आएंगे, ये नहीं होना था, ऐसा नहीं होता। अगर उनको वाकई समझ होती रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, तो ये कभी सोचते भी नहीं ऐसी चीज। Sir, thank you so much for your time. Last question would be, you discuss extensively in your book about the difference between empirical reality and conceptual reality, and how this was the cornerstone of Imran Khan's politics. He knew the differences between these two realities, and एक तरह से एक exploitative capacity होती है charismatic leaders में, demigods में, इस तरह से. So, could you shed some light on that? Yeah, it's the concept is a conceptual reality जो होती है ना, is a reality what you like. Empirical reality is reality as you see it. This is empirical reality. I'm sitting here, I know you sitting there. Direct observation. Yeah. Conceptual reality अगर होती तो it is something which remains in your head, right? मैं आपको एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ उसको, फिर we can move end here. एक इनकलाब होता था उर्दू अखबार, राइट, इसमें जिक्र किया पार्टीशन से पहले। कमाल अतातुर्क की डेथ हुई, सब जानते थे कमाल अतातुर्क जो है वो थी वेरी स्ट्रिक्टली सेक्युलर पर्सन थे, और नेशनलिस्ट सेक्युलर नेशनलिज्म टर्की में लाए, ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया, ठीक है ना। तो जब उनकी डेथ हुई तो इनकलाब अखबार जो था उनसे रिपोर्ट किया कि अतातुर्क साहब के कोई सर्वेंट थे, उन्होंने ये कहा कि अतातुर्क साहब कोमा में जब थे, अचानक कोमा से उठे और उन्होंने कहा कि शरिया लॉ सबसे बेस्ट होता है, मुझसे गलती हो गई, फिर मर गए। तो ये रियलिटी नहीं थी, ये बनी बनाई स्टोरी थी, लेकिन हमारे दिमाग में ये हमें अच्छी लगी, हमारे दिमाग में हिस्टोरिकल रियलिटी बन गई, कंसेप्चुअल हिस्टोरिकल रियलिटी, इसको हम मानते हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जो है, लेटेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1989 या 90 की बात में आया था। एक बहुत ही मशहूर हमारे होते थे इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार, उनकी एक लेक्चर है पीटीवी पे, उसमें वो कहते हैं कि जब जिन्ना साहब, आप सब जानते हैं जिन्ना साहब वाज वेरी मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड मैन, वो भी जब डेथ बेड पे थे तो वो भी इसी तरह कोमा टाइप की चीज में थे, जो आखिरी टाइम थे। उनके डॉक्टर ने कहा कि वो भी जाग गए, और एग्जैक्टली यही चीज कही। टीबी के जब मरीज थे और आखिरी दिन थे जिंदगी के, लाहौर से, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, हमारे प्रिंसिपल होते थे इलाही बख्श साहब, उन्हें भी बुलाया गया था इलाज के लिए, और जो टीबी के अमराज के स्पेशलिस्ट थे प्रोफेसर रियाद अली शाह,
उन्होंने फिर एक अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि उस वक्त के हालात क्या थे। हालत ये थी इतने कमजोर कि जरा दो चार जुमले बोलते थे तो सांस में फट जाता था। तो हमने पाबंदी लगा रखी थी कि आप गुफ्तगू ना करें। हम पास ही बैठे थे, कोई नई दवा हमने शुरू की थी, तो हम उसके असरात देख रहे थे। लेकिन हमने महसूस किया कि कायदे बार बार जैसे उनकी जबान पर कुछ आना चाहता है, फिर वो चुप हो जाते क्योंकि हमने रोका हुआ है। तो हमने कहा ये अंदरूनी कशमकश तो ज्यादा खराब करेगी। तो हमने कहा कायदे तो फरमाइए क्या फरमाना चाहते। अब ये जो फरमाया है वो सुन लीजिए। तुम जानते हो जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज है कि पाकिस्तान वजूद में आया। इसके साथ ही जोड़ लीजिए 27वीं शब को नाजिल हुआ है ये पाकिस्तान। रमजान मुबारक की 27वीं शब लैलतुल क़द्र में नाजिल होने वाला। अब ये पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो उसे खिलाफत राशिदा का नमूना बनाए। पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट होना चाहिए और फिर मर गए। ठीक है, ये शरीयत नाफिज होनी चाहिए। हाँ, अब आप देखें वो एक कंसेप्चुअल रियलिटी, हिस्टोरिकल रियलिटी, डिस्टॉर्टेड रियलिटी क्रिएट की इनकलाब ने, उसी को डुप्लीकेट किया यहाँ की राइट विंग पार्टीज ने। तो ये होती है कंसेप्चुअल रियलिटी। तो कंसेप्चुअल रियलिटी काफी लोगों में हमें सबसे पहले हमारी पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में पढ़ाई जाती है। ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उनमें से ज्यादातर चीजें नहीं होती, ज्यादातर चीजें मिथ्स होती हैं। सो हम एक कंसेप्चुअल रियलिटी में फंसे हुए हैं और हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इज वेरी कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड। तो फिर हमारे जो लीडर हजरात होते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियन आपके या कोई डिक्टेटर, तो जब वो उन रियलिटीज, उनको पता है इन सब बच्चों ये बड़े हो गए हैं, अभी उन सबको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला पाकिस्तानी थे, ठीक है ना, फलां ये हुआ था। और मुझे ज़िया के ज़माने में एक सडनली अखबारों में आया कि एक जिना डायरी मिल गई है। देयर वाज नथिंग कॉल्ड जिना डायरी, कभी फिजिकल फॉर्म में थी ही नहीं कि जिना डायरी मिल गई है। और कायदे आज़म अकेडमी ने बोला वो तो इस्लामी निज़ाम चाहते थे, ये अलग ने कंसेप्चुअल रियलिटी क्रिएट कर ली, राइट। Had nothing to do with empirical reality, which is true, which what you see, which what you experience. Conceptual reality आपके अंदर कॉन्सेप्ट भी रहता है। रियासत मदीना अ कॉन्सेप्ट, आपको एक कॉन्सेप्ट बेचा गया, आपने खुद उसको पिक्चर कर लिया, तो दैट इज कंसेप्चुअल रियलिटी। तो आप जब इन कंसेप्चुअल रियलिटी में फंस जाते हैं तो फिर आप बहुत इजीली एक्सपोज हो जाते हैं फॉर पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, राइट। और अगर आप जितने भी देखें कल्ट लीडर्स हों, सो कॉल्ड मसीहा बनने के चक्रों में जो थे, फॉल्स फेक मिसाइज जो जिनको कहते हैं दुनिया भर में, वो इसी कंसेप्चुअल रियलिटी को टारगेट करते हैं जो आपने मान ली होती है और उससे आप बाहर नहीं जाते। तो जब आप कंसेप्चुअल रियलिटी में फंस जाते हैं तो एम्पेरिकल रियलिटी से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई जब भी आपने मुझसे पहले पूछा था कि व्हाई कांट दे आंसर a lot of people who follow populists, why can't they answer questions with facts? But facts don't matter to them, concepts do. Facts को लाने के लिए you have to experience and analyze and rationalize certain realities. But वो अगर disconnect हो गए उस reality से तो फिर वो तो फिर conceptually बातें करेंगे, और conceptually बातें क्या करेंगे, in the end फिर वो sloganeering और फिर नारों से बातें करते हैं। So ये है difference. So I don't know if Imran exploited this. I think Imran himself still lives in conceptual reality. Certainly. ठीक है ना? So he himself is living in a conceptual reality. Empirical reality से अब more than ever, since he is now in jail और उसकी मुलाकातें नहीं की जा रही, तो अब तो वो और ज्यादा से ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया empirical reality से। Absolutely. ठीक है? तो ये चीज होती है। But this does not mean, and I'm going to say it again, that they are stupid. No. I remember when हम जब कॉलेज में थे, हम भी मार्क्सिस्ट होते थे, लेफ्टिस्ट, तो we were also living in certain sort of a conceptual reality. Right. उसमें हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते थे, हमारे आसपास जो हो रही हैं वो हमारे एनालिसिस में नहीं आती थी, तो हमारे एनालिसिस गलत हो जाते थे कि नहीं जी ये होने वाला है। अभी तक लेफ्ट का ये हाल है, मैं तो कहूंगा यार, हमारे हैं अभी भी लेफ्टिस्ट में
फिर रहे होते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब कंसेप्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं, आइडियोलॉजिकल रियलिटी में रह रहे हैं. दे आर डिस्कनेक्टेड विद एक्चुअली हाउ मटेरियल हिस्ट्री, हाउ मटेरियल थिंग्स इवॉल्व. वो डिस्कनेक्टेड है. दैट्स व्हाई उनके एनालिसिस इतने भोंडे होते हैं कि इवेंचुअली मोस्ट ऑफ देम एंड अप सपोर्टिंग रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट राइट विंग फोर्सेस, सेइंग कि नो जी हम आ जाएंगे और फिर हम अंदर से एक सोशलिस्ट इनकलाब ले आएंगे. नहीं भाई, दे आर डिस्कनेक्टेड विद एम्पिरिकल रियलिटी. तो ये है. बट इमरान की बात करूं, आई थिंक इमरान हिमसेल्फ लिव्स इन अ कंसेप्चुअल रियलिटी. Right. Thank you so much, sir. So kind of you. I'd like again to show the audience this book. Please read it. It's not just Imran Khan's journey through his political career. It's filled with anthropological, socio-cultural, and psychological aspects that dominate the politics of our society and determine how presence of demagogues and demigods in politics changes the political landscape. So thank you so much for taking out the time. Thank you very much. Thank you.